तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है, जो कि 825 सी क्यू सेट था 2025 का। यह 2025 का दूसरा सेट है, सेट नंबर 825 सी आर। तो बिल्कुल ही पेशेंस के साथ इसको ध्यान से समझिए। तो इसके पहले हम लोगों ने सेट फर्स्ट में ही हम लोगों ने देख लिया था उसमें निर्देश कि कैसे पेपर के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है और परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप सेट 2 पे डायरेक्ट चले आए हैं तो सेट फर्स्ट को पहले देखिए। उसके स्टार्टिंग में मैंने निर्देश बताए हैं और आज की क्लास में हम डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि आप सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खंड अ, जिसमें कि 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। 20 प्रश्न एक एक नंबर के 20 अंक मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सभी के 4-4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प चुनकर उसको OMR शीट पे फिल करना है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो इसका परिणाम हुआ कि फ्रांस में क्रांति हो गई थी, तो फ्रांस की क्रांति सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी की एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो बिस्मार्क का था। ठीक है, हिटलर मत लगा दीजिएगा। तो जर्मनी की एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो बिस्मार्क का था। आगे प्रश्न नंबर 3, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, महामंदी जब हुआ था तो सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है, वो चंडीगढ़ इसमें से नहीं है, बाकी उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु संघीय राज्य हैं। ठीक, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो लोकतंत्र का जो प्रमुख गुण होता है वो देशभक्ति की भावना अंदर रहनी चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रगतिशील सरकार होना चाहिए, जो सरकार हो काम करे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। मतलब तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में ये रखा गया है 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। देखिए हम और ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हालांकि एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसके वर्णनात्मक प्रश्न पर चलेंगे तो वहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से विस्तार किया जाएगा, तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है। तो कल के पेपर में ही मैंने बताया था कि कौन कौन से राज्य सूची हैं, कौन कौन से केंद्र सूची मतलब संघ सूची में आते हैं, कौन से महोत्सव सूची में आते हैं। अगर आपने वो देखा है तो इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा, आंसर हमेशा मिल जाएंगे। तो इस यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। डी जो होता है वो केंद्र नहीं बल्कि राज्य का, हर एक राज्य का अपना अलग अलग पुलिस होता है, कल मैंने बताया था। ठीक है, बाकी बैंकिंग, मुद्रा ये जो होते हैं केंद्र में होता है प्रतिरक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है। तो रबी की फसल कब बोए जाते हैं। तो आप कहेंगे ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोए जाते हैं। रबी की फसल में गेहूं आता है, गेहूं, चना, सरसों। तो आप ध्यान रखेंगे कि गेहूं ये जो चावल कब कटता है। तो कहेंगे कि ये जो चावल होता है नवंबर दिसंबर तक कट जाता है। तो जब नवंबर दिसंबर तक कटता है तो इसका जो गेहूं का जो लगाने का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। ठीक है, तो जब गेहूं कटाई होती है तभी जब धान की कटाई होती है तभी गेहूं की पैदावार जो है उसकी बुआई होती है। इसलिए रबी की जो फसल होते हैं बोने के समय अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क ऊर्जा खनिज नहीं है, बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम सभी ऊर्जा खनिज हैं। कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है, कृषि किसका, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का या चतुर्थक का। तो इनमें से कौन सा जो है क्षेत्रक है, कृषि। तो आप कहेंगे कि कृषि ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक है। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन क्या है। तो कहेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है सौर ऊर्जा। अगर आपने सेट नंबर फर्स्ट किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो सभी के सभी आप अपने सॉल्व कर ले रहे होंगे, इसलिए सेट नंबर फर्स्ट करके तब सॉल्व करिए।
निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो निम्न से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आप कहेंगे लौह अयस्क आधारभूत खनिज है, तांबा, अभ्रक और सोना आधारभूत खनिज नहीं होते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ आपका 1992 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 1991 में। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन है आपका मत्स्य पालन, ये आपका जैव संसाधन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? तो आप कहेंगे कि ये शुरुआत हुई थी 1970 में। किसी देश का विकास आधारित है, किसी देश का विकास किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी, मतलब उसके प्रति व्यक्ति आय पर भी है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी है और औसत साक्षरता दर पर भी निर्भर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर कभी भी इनमें से सभी ऐसा ऑप्शन आ जाए या उपर्युक्त सभी ऐसा ऑप्शन आ जाए तो हमेशा 98% चांस होता है कि यही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। और ये हमेशा डी में आता है। कौन से ऑप्शन में आता है? डी में। तो अगर वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप इनमें से सभी या उपर्युक्त सभी ये ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है। और ट्रिक का मतलब होता है कि कभी कभी गलती हो सकता है, इसलिए मैंने इसको 98% कहा है, 2% गलत होने का चांस होता है। तो जब प्रश्न नहीं आ रहा है तो ना करने से अच्छा है 98% को टिक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर ये 17 से। इसको क्लियर देखना है, मैंने क्लियर के लिए ये इस सेट को लगा दिया। यहाँ पे मैंने इसको क्लियर दिखाया हुआ है कि अगर यहाँ पे प्रश्न पढ़ने में परेशानी हो तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों पे। वर्णनात्मक प्रश्नों को एक बार यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद देखिए मैंने क्वेश्चन और आंसर अलग अलग लिखा हुआ है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता ही होगा। अब आपको सारी चीज़ें पता हो गई हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रश्न और आंसर पर ही चलेंगे। देखिए पहले प्रश्न में भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों को लिखना है। 80 नंबर में लिखना है, ये ध्यान 80 शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 प्रमुख कारण, जब पहला प्रमुख कारण लिखेंगे 2 नंबर, दूसरा प्रमुख कारण लिखेंगे 2 नंबर, मतलब टोटल 4 नंबर। महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए, तो महामंदी का जब प्रमुख कारण को उल्लेख करेंगे तो 4 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का, जब 4 कार्यों करेंगे तो चारों कार्य पर 1-1 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नंबर डिवाइड किया गया है। क्लियर है? चलिए तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले में 2 प्रश्न है तो दोनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करना होता है। उसी तरीके दूसरे में या तो राजनीतिक दलों को करिए या तो लोकतंत्र को करिए, तीसरे में औपचारिक करिए या तो आप वैश्वीकरण करिए तो अथवा वाला प्रश्न करिए, या चौथा प्रश्न करिए, चौथे में अथवा वाला प्रश्न करिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ध्यान रखना है 80 शब्द का मतलब होता है करेक्ट 80 शब्द आपको गिनना नहीं है। ये 80 का मतलब होता है, आप ये औसत मान के चल सकते हैं कि 60 से लेकर 80 तक। अगर आपका 60 के ऊपर शब्द जा रहे हैं और आपने बेस्ट पॉइंट लिख दिया है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा और पूरा का पूरा नंबर मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से प्रभाव हैं समझिए पहले। कि महामंदी के समय भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़े। पहला देखिए ध्यान से, पहला क्या है? कृषि और उद्योग उत्पादन में गिरावट आ गई। जब कृषि और उद्योग उत्पादन में गिरावट आ गई जिससे किसानों और श्रमिकों की आय क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि दूसरा क्या? व्यापारिक गतिविधियां मंद हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है। तो जब व्यापारिक गतिविधियां मंद हो गई मतलब कम हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई तो इसका परिणाम क्या हुआ? कि इसका परिणाम था कि लोगों की खरीद की क्षमता में कमी आ गई जिससे घरेलू मांग घट गई। इस दौरान विदेशी निवेश भी घटा और सरकारी राजस्व में भी कमी आई। बैंकिंग क्षेत्र में नकदी संकट और ऋण चुकाने की कठिनाई बढ़ी। कुल मिलाकर महामंदी ने भारत में आर्थिक अस्थिरता को गरीबी का बढ़ावा दिया। अब अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बात समझिए। देखिए क्या होता है कि जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो हुआ यूँ कि जब अर्थव्यवस्था पर महामंदी छाई भारत की अर्थव्यवस्था पर तो कृषि और उद्योग उत्पादन में गिरावट आ गई। ना तो कृषि में पैदावार अच्छा हो रहा था, ना ही उद्योग उत्पादन हो रहा था। जब कृषि ही नहीं होगा तो कच्चा माल तैयार नहीं होगा कि तैयार हो जाएगा, तो कच्चा माल नहीं तैयार होगा तो उद्योग में जाएगा ही नहीं,
उद्योग में जाएगा ही नहीं तो कपड़ा कैसे बनेगा। मान लीजिए कच्चा माल में कपास बन रहा है, किसी कपास की कृषि की जा रही है, अब ये उद्योग के लिए कहाँ जाएगा, उद्योग के लिए कंपनी में जाएगा तो वहाँ पे कपड़ा बनेगा। और जब कपास ही नहीं है तो कपड़ा कहाँ से बनेगा, जब कपास ही नहीं है तो कपड़ा कहाँ से बनेगा, मतलब कच्चा माल नहीं है तो उद्योग कहाँ से होगा। अब आप ये बताइए कि जब पहली तो ये हो गई, तो इससे क्या हुआ, जब कपास नहीं उग रहा था तो कपास में जब कमी आई कुल मिलाकर तो किसान की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मेहनत करने वाले हैं, श्रमिक हैं, उनकी आय कम, आय मतलब जो कमाई है वो कम हो जाएगी। तो एक तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा ये प्रभाव पड़ा कि जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो मंद हो गई। व्यापारिक गतिविधियां, अब उद्योग नहीं चल रहा है, आपका धंधा चल ही नहीं रहा है। जब धंधा नहीं चल रहा है तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो क्या आप अपने कंपनी में 10 लोगों को रखेंगे, नहीं, सबको भगा देंगे बाहर। और जब सबको भगा देंगे बाहर तो वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और जब वो लोग बेरोजगार हो गए तो क्या आ गई, बेरोजगारी आ गई। तो ये अब जब आप बेरोजगार हो गए हैं तो क्या आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं क्या, तो लोगों को खरीदने में भी क्षमता में कमी है। अब जब लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं तो क्या आप कोई चीज़ घरेलू मांगेंगे कि नहीं मुझे कार चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए। अब जब खरीदने की क्षमता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, घरेलू मांग कम कर देंगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होगा, तो विदेशों से लोग, जब आपको पता है कि इस देश में ये हालत है तो क्या विदेशों से लोग आएंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने, निवेश करने, नहीं, तो विदेशी निवेश भी घट गया। और जब ऐसा हो गया तो सरकारी खजाने में भी कमी आ गई। जब विदेश से कोई लोग आ ही नहीं रहे हैं, देश में मंदी चल रही है, तो क्या सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वो भी कमी हो जाएगी। तो ऐसे समय में ऋण चुकाने की क्या हो गई, कठिनाई हो गई, ऋण चुकाने की कठिनाई हो गई और बैंकिंग क्षेत्र में नकदी की संकट बढ़ गई। तो कुल मिलाकर यही हुआ, भारत में एक प्रकार की अस्थिरता छा गई और गरीबी को उसने बढ़ावा दे दिया। ये दोनों प्रमुख कारण हैं। इसीलिए इस प्रश्न को आप इतना भी लिख देंगे इतने शब्दों में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तो वो प्रश्न करिए या तो अथवा वाला ये प्रश्न करिए। प्रश्न है कि महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए कि महामंदी आया क्यों। मैंने अभी बताया कि महामंदी क्यों आया, अगर आप उससे भी समझ जाएंगे तो भी कारण। तो चलिए अब पूरे के पूरे बातों को यहाँ पर हम समझते हैं कि महामंदी के जो प्रमुख कारण है वो है क्या। क्लियर है, समझिए बात को। पहले महामंदी के कई कारण होते हैं। पहला क्या है, पहला है आर्थिक कारण, है ना, मतलब आर्थिक असंतुलन। पहला क्या है, आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन, उत्पादन की तुलना में मांग कम होना। आर्थिक संतुलन का मतलब होता है उत्पादन की तुलना में मांग कम होना। अब मान लीजिए उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका मांग ही नहीं है, तो आप उत्पादन करके करेंगे क्या, उसका मांग नहीं है तो आप उत्पादन करके करेंगे क्या, कोई मतलब है उसका, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। और जब कोई मतलब नहीं है तो आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ आप कहेंगे बैंकिंग। दूसरा चीज़ क्या कहेंगे, बैंकिंग और वित्तीय संकट। बैंकिंग और वित्तीय संकट जिससे निवेश और ऋण में कमी आई। फिर तीसरी बात करेंगे, तो तीसरी बात करेंगे वैश्विक बाजार में मंदी। वैश्विक बाजार में मंदी या व्यापार में गिरावट। फिर आप कहेंगे चौथा क्या है भाई, चौथा है कृषि उद्योग। कृषि या उद्योग में प्राकृतिक आपदाएं या तनिक समस्याएं। ठीक है, तो ये बातें आपको पहले समझनी पड़ेगी कि अगर कहीं पर भी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी मांग ही नहीं है तो उत्पादन करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ये मंदी आ गई। दूसरी बात, एक ये कारण हो गया। दूसरी बात कि बैंकिंग और वित्तीय संकट, बैंक में पैसा ही नहीं है कि जिससे हम ऋण ले सके। अच्छा, आपको अगर ऋण चाहिए तो आप किससे लेंगे, बैंक से लेंगे, और बैंक के पास पैसा ही नहीं है, वो तो निवेश करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से आपको देगा और कहाँ से वो किसी कंपनी को देगा, कहाँ से वो अपना काम चलाएगा। तो एक संकट ये भी आई। तीसरा कारण ये था कि विश्व बाजार में मंदी। अगर भारत के पास पैसा ही नहीं है, चारों तरफ क्या हुआ है,
चारों तरफ ना तो कृषि में पैसा है, ना उद्योग में पैसा है, कहीं पर भी पैसा नहीं है, बाजार में पैसा ही नहीं है, मंदी छा गया है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें गिरावट हो जा रही है। तो क्या विश्व में हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ आयात निर्यात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और चौथा कारण था कृषि या उद्योग में प्राकृतिक आपदाएं। सूखा पड़ गया, अगर सूखा पड़ गया तो उद्योग भी बंद है, सूखा पड़ गया तो क्या होगा, आपको कहाँ से चीज़ें मिलेंगी कि आप कृषि कर लें। अगर कोई चीज़ कच्चा माल तैयार भी हो गया तो उसे उद्योग में कैसे ले जाएंगे, वहाँ पर भी तो मंदी चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं उस समय आई। अब अगर ये सारी समस्याएं आएंगी तो कौन उभारेगा इससे? इससे उभारेगी वहाँ की सरकार, मतलब भारत की सरकार। तो उस समय हुआ क्या, अब आप ये बात समझिए कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियां और उच्च ऋण भार भी महामंदी को बढ़ावा देते हैं। अगर सरकार 200 लाख करोड़ का ऋण ले ले दूसरे देशों से, तो क्या ये महामंदी का कारण नहीं बनेगा? अगर सरकार गलत आर्थिक नीतियां लगा रही हैं, जैसा कि वर्तमान समय भारत में हो रहा है, 200 लाख करोड़ का कर्ज हुआ है भारत पर। अगर ऐसा कर्ज है तो ये आर्थिक नीतियों में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये महामंदी के कारण होगा। महंगाई भी बढ़ सकती है, उच्च ऋण भार महामंदी को बढ़ावा देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जब ये सभी कारण जो मैंने वह ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे इसको पांचवा भी समझ लीजिए, है ना, इसको पांचवा समझ लीजिए। जब ये सभी कारण एक साथ मिल जाते हैं तो उत्पादन, रोजगार और उपभोग सभी के सभी घट जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मंदी आ जाती है। तो उम्मीद है कि महामंदी का जो भी कारण था आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अगर आप इसमें सभी वर्ड्स जोड़ेंगे भी तो भी 80 शब्द नहीं आएंगे, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। तो 80 शब्द नहीं आएंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया, अगर आप इतना लिख दिए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगर दूसरा प्रश्न है, दूसरे में भी 2 प्रश्न है, ये दूसरा करिए या तो अथवा वाला प्रश्न करिए। पहले दूसरे पर फोकस करते हैं। राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आराम से समझिए कि राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक दल मतलब समझते हैं, जो वर्तमान समय में आपके समक्ष जितनी भी पार्टियां हैं वो राजनीतिक दल हैं। तो उनके 4 जो हैं कार्य समझना है। पहला यहाँ पे समझेंगे, दूसरा यहाँ पे समझेंगे, तीसरा यहाँ पे समझेंगे और चौथा यहाँ पे समझेंगे। 4 कार्य समझेंगे। ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से। तो पहला ये समझिए कि राजनीतिक जो दल होता है उनका काम क्या होता है, लोकतंत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला काम होता है कि वे मतदाताओं को राजनीतिक विकल्प और नीतियों की जानकारी प्रदान करते हैं। क्या काम है कि जो भी राजनीतिक विकल्प हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं, वो जानकारी मतदाताओं को देते हैं, जिससे कि जो वोटर होते हैं। दूसरा, वे सरकार बनाने और नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। उनकी सरकार बनती है। देखिए पहला मैंने कार्य बताया कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जितने भी मतदाता हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वोट लेंगे। तो क्या राजनीतिक विकल्प हो सकता है उनके पास, उनकी क्या क्या नीतियां हैं, देश के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना, क्या उनका एजेंडा रहेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो मतदाताओं से राजनीतिक विकल्प देते हैं और अपनी नीतियों की जानकारी देते हैं। दूसरा ये कि वे सरकार फिर बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद जो भी उन्होंने नीतियाँ पहले निर्धारित की है उसमें क्या करेंगे, उसमें काम करेंगे, निर्धारण में भाग लेते हैं। तीसरा, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये राजनीतिक दल जिसकी भी सरकार बनी है उस सरकार के पास हमारी बातों को, जनता की बातों को पहुंचाते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं। ठीक। चौथा, सामाजिक मुद्दों और विधि दृष्टिकोणों के माध्यम से लोकतंत्र में बहस और संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा भी एक बात समझिए कि इसके अलावा दल चुनाव अभियान चलाते हैं, नेताओं को तैयार करते हैं, राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। अथवा प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है
कि लोकतंत्र की किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियों, देखिए क्या क्या चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अगर दो चुनौती की बात किया जाए तो पहली चुनौती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और दूसरी चुनौती आपको यहाँ पे देखें। दो चुनौती हैं, दोनों चुनौतियों को ध्यान से समझिए। लोकतंत्र में कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार, देखिए ध्यान से, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग, जिससे क्या होता है कि जनप्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास घटता है। अगर कोई भी लोकतंत्र पार्टी है या दल है, ऐसा समझिए, अगर वो भ्रष्टाचार फैला रही है, अगर वो सत्ता जो उसको शासन मिला हुआ है उसका दुरुपयोग कर रही है, तो जनता के मन में जनप्रतिनिधियों पर जो चुनाव लड़े हुए हैं, जो जनता ने चुनकर उनको भेजा है सरकार में, उनके प्रति विश्वास घट जाती है। दूसरी चुनौती होती है सामाजिक असमानता और भेदभाव, जिससे सभी वर्गों की समान भागीदारी मुश्किल हो जाती है। सबके समक्ष समानता, चाहे वो स्वतंत्रता में हो, चाहे वो शैक्षिक स्वतंत्रता में हो, चाहे वो अस्पृश्यता में हो, हर जगह जो है समानता दिखाई जानी चाहिए। लेकिन अस्पृश्यता से क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अगर ऐसा है, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर आप किसी को भी छुआछूत या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इनके आधार पर समानता जो है माना जाता है। तो अगर समाज में ये सब नहीं माना जाएगा तो सामाजिक असमानता हो जाती है और सभी वर्गों में समान भागीदारी क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा मतदाता जागरूकता की कमी, राजनीतिक हिंसा भी लोकतंत्र को कमजोर करती है। अगर मतदाता है, मान लीजिए कोई वोटर है, उस वोट तो दे दिया 500 रुपया लेकर, तो क्या उसकी भागीदारी बनी देश के विकास में? नहीं बना। वो तो 500 रुपया लेकर वोट दे दिया। लेकिन अगर वो अपने चीज़ों को समझता है कि मैं किसको वोट दूं, मैं, तो ऐसे में लोकतंत्र को चुनौतियां नहीं मिल सकती। सारी चीज़ें सामान्य रूप से चलेंगी अगर वो अपने हिसाब से बिना पैसा लिए सोच समझकर वोट देता है तो। और मीडिया और सूचना का सही उपयोग न होने से निर्णय प्रभावित होती हैं। आजकल के मीडिया में देख ही रहे हैं आप लोग, मीडिया इस हिसाब से आपको दिखा रही है चीज़ें कि जहां पर भी आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देखिए, हर जगह जातिवाद, हर जगह जातिवाद। तो उसको राजनीतिक हिंसा में हम लोग जोड़ सकते हैं। तो हर जगह जातिवाद, हर जगह कहीं पर भी बेरोजगारी, कहीं पर भी विकास की बात नहीं हो रही है। तो ऐसे में मीडिया का यह लोकतंत्र के चुनौतियों में जोड़ा जा सकता है। सूचना का सही उपयोग न, जो भी सूचनाएं हो, सही उपयोग न होना, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो इन चुनौतियों का समाधान न होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। औपचारिक एवं अनौपचारिक साख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है अथवा वाला प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए, औपचारिक साख वह होती है जो बैंक, सहकारी संस्था या वित्तीय संगठन द्वारा नियम और शर्तों के तहत दी जाती है। इसमें ब्याज दरें निश्चित होती हैं, ऋण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। और अनौपचारिक साख व्यक्तिगत ऋणदाता, रिश्तेदार या जमींदार द्वारा दी जाती है। औपचारिक साख का क्या है समझिए, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। औपचारिक साख वह होती है जो बैंक के द्वारा या किसी वित्तीय संगठन के द्वारा नियम और शर्तों के साथ दी जाती है। लेकिन अनौपचारिक साख वह होता है जो व्यक्तिगत ऋणदाता होता है। किसी गांव के किसी व्यक्ति से ले लिए आपने, किसी रिश्तेदार से, किसी जमींदार से आपने कर्ज ले लिए, तो ये होता है। ठीक है, तो जब आप जब औपचारिक रूप से लेते हैं तो उसमें ब्याज की दरें जो होती है वो निश्चित होती है। लेकिन जब आप अनौपचारिक तरीके से लेते हैं उसमें ब्याज अधिक और शर्तें लचीली और असमान हो सकती है। ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोत बैंक शाखाएं, ग्रामीण सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं। ये छोटे किसानों और ग्रामीण व्यवसायों को कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है
कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है दोनों देशों के बीच व्यापार। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, देशों के बीच व्यापार। व्यापार बस नहीं, निवेश, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि होती है, तो उसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। यह कृषि पर भी प्रभाव डालता है। भारतीय किसानों को नई तकनीकी, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरण प्राप्त होते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे छोटे किसानों के लिए फसल की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। निर्यात योग्य फसलों को बढ़ावा मिलता है, परंतु खाद्य सुरक्षा और स्थानीय उपभोक्ताओं पर दबाव भी पड़ता है। वैश्वीकरण से लाभ और चुनौतियां दोनों, इसलिए नीति निर्माण में संतुलन आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। भारत में कपास के उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय दीजिए। भारत में कपास का उत्पादन मुख्यतः दो प्रमुख क्षेत्रों में होता है। पहला क्षेत्र है पश्चिमी भारत का है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये जो है यहाँ पर ये क्षेत्र पश्चिमी है भारत का, तो ये एक क्षेत्र आता है जहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय और अर्धशुष्क जलवायु कपास की खेती के लिए अनुकूल है। और जो दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी भारत का है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा और उपजाऊ मिट्टी के कारण कपास उत्पादन होता है। ये दोनों क्षेत्र भारत की कपास निर्यात क्षमता और वस्त्र उद्योग की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान से, भारत में मैग्नीज खनिज मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। मैग्नीज का उपयोग स्टील उद्योग में इस्पात को मजबूत बनाने, रसायन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में होता है। वितरण की दृष्टि से उत्पादन स्थल से प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों तक रेलवे और सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता है। भारत में मैग्नीज का निर्यात भी करता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। यह खनिज भारतीय औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये रहा वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न को सेकेंड में चलते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न जो सेकेंड है, इसमें आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो अगर 150 शब्दों में लिखना है और आप 120 से 150 के भी मध्य लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आपका जो शब्द रहने चाहिए वो पावरफुल होने चाहिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, सत्याग्रह का अभिप्राय क्या है। 5वां प्रश्न देखिए, या तो अथवा प्रश्न करिए, 6वां प्रश्न करिए अथवा करिए, 7वां करिए अथवा करिए, 8वां करिए। मैं यहाँ पर भी 4 प्रश्न नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे सब प्रश्नों का जो नंबर है 150 शब्दों के लिए 6 नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो ये प्रश्न मैंने पिछले सेट में भी किया, ध्यान से समझिए। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ता। क्या है, सत्य के प्रति दृढ़ता और अहिंसात्मक विरोध। सत्य के प्रति दृढ़ता होना और अहिंसात्मक विरोध होना सत्याग्रह कहलाता है। यह केवल विरोध नहीं बल्कि सच्चाई और नैतिक शक्ति के आधार पर अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक नीति है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना। उनके अनुसार सत्याग्रह केवल विरोध का तरीका नहीं बल्कि आत्मशक्ति और नैतिक बल का प्रयोग है। गांधी जी ने इसे अत्याचार के खिलाफ अहिंसक लड़ाई के रूप में देखा, जिसमें शारीरिक हिंसा या हिंसक उपयोग का प्रयोग नहीं किया जाता। सत्याग्रह से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है और दूसरों के हृदय में परिवर्तन लाता है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह से न केवल अन्याय का सामना किया जा सकता है बल्कि समाज में नैतिक और सामाजिक सुधार भी संभव है। ठीक, दूसरा प्रश्न अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, तो
उसमें तो वैसे तो कई कारण थे उदय के, लेकिन जो पहला कारण था, अंग्रेजों के शासन के दौरान आर्थिक शोषण और भारी करों ने लोगों में असंतोष फैला दिया। और जो दूसरा था, सामाजिक धर्म और धार्मिक सुधार आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। और तीसरा था कि पश्चिमी शिक्षा और भारतीय युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों ने लोगों को संगठित किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। पांचवा कारण, विदेशी सत्ता द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अपमान, उनके संरक्षण की आवश्यकता का महसूस होना था। तो इन कारणों ने मिलकर भारत में राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की मांग को प्रबल किया और भारतीय जनता ने राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो चीज़ों की एक बात समझिए पहले कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस बात को समझने के लिए पहले समझिए कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो वो इतना यहाँ से धन लेके गए, इतना धन लेके गए कि भारत गरीब हो गया। जो सोने की चिड़िया कहला रही थी, अब वो सोने की चिड़िया नहीं रह गई। तो आर्थिक शोषण कहते हैं, जब धन का शोषण किया जाता है तो आर्थिक शोषण होता है, और जब जन मतलब लोगों का शोषण होता है तो सामाजिक शोषण कहते हैं। तो भारत में खूब आर्थिक शोषण हो रहा था, और आर्थिक शोषण वहीं बस नहीं, किसानों पर हैवी कर लगा दिए जाते थे, टैक्स लगा दिए जाते थे। भाई तुम 10 रुपया कमा रहे हो तो उसमें 7 मेरे पास लेके आओ, 3 तुम रखो। अगर नहीं लेके आए तो तुम्हारा वो जो जमीन है वो भी हम रख लेंगे। तो ये चीजें हो गई थी, टैक्स लोगों को भरना पड़ रहा था, असंतोष फैल गया था, लोगों में द्वेष फैल गया था कि हम लोगों का शोषण हो रहा था। जैसे ही सामाजिक चीजें बढ़ने लगी तो लोगों में चेतना जागने लगी। जितने भी धार्मिक सुधार हुए वो आंदोलन लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई कि हाँ, ये हमारा देश है। उनके अंदर ये पता चला कि ये जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ये अंग्रेज शासन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो धर्म है, वो अब जो है राष्ट्रीय चेतना का काम करे। तीसरा कारण जो यहाँ पे आप समझेंगे, पश्चिमी शिक्षा। अंग्रेजी आज हम बोलते हैं, अंग्रेजी आज हम पढ़ते हैं, तो ये पश्चिमी शिक्षा है। उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं जो वो इस देश पे थोपना चाहते थे बहुत पहले से ही। लेकिन जब ब्रिटिश आया, अंग्रेज आया, तो वो अपनी शिक्षा को यहाँ पर लागू किया। लेकिन भारतीय जो युवा थे उनके बीच में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। जैसे शिक्षा बढ़ेगी, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर लोगों के बीच में शिक्षा बढ़ेगी तो वो समझदार होंगे, क्या चीज़ें होती है राजनीति, इसके विषय में युवाओं को पता चला और अपने शोषण के विरुद्ध न्याय के लिए संगठित हो गए। राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया ये सब चीज़ों ने। अब जो विदेशी सत्ता थी, भारतीय संस्कृति को नहीं मान रही थी, उसका अपमान कर रही थी, मंदिर तोड़ दिए जाते थे और विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा रहा था। जो भी प्रथाएं चल रही थी उसको कुप्रथा करके बंद कर दिया जाता। हालांकि प्रथाओं के लिए सही है कि बहुत सी सती प्रथा बंद करवाना, विधवा जो है जो जल जा रही थी पति के साथ, वो सब बंद करवाना, ये अच्छी चीज़ें थी ब्रिटिश सरकार का। लेकिन यहाँ की संस्कृति का कोई भी पालन नहीं कर रहा था, अपमान किया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ा दिया जाता था। उस समय इतनी छुआछूत चल रही थी, उसको लेकर लोगों के बीच में द्वेष फैला दिया जाता था। तो उनके संरक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगी लोगों को कि ये हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। ये लोगों के मन में भावनाएं बढ़ने लगी और ये सब कारण थे कि राष्ट्रवाद हमारे देश में पनपा और एक राष्ट्रीय पहचान बनकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे हम लोग, और भारतीय जनता में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है, आप इसको समझिए ऐसे कि भारत का संघीय शासन व्यवस्था 2 या अधिक स्तरों पर सत्ता का वितरण करती है। एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है सत्ता का विभाजन। सत्ता का विभाजन कैसे होता है? केंद्र और राज्यों को संविधान के अनुसार अलग अलग शक्तियां दी जाती है। भाई बैंक का जो काम होगा वो राज्य से लेना देना नहीं होगा, बैंक केंद्र के पास शक्ति है कि बैंक में जो भी कार्यवाही होगी वो केंद्र करेगा।
अगर पुलिस की बात है तो हर राज्य का अपना पुलिस होगा। हर राज्य का अगर अपना पुलिस है तो वो राज्य की जिम्मेदारी हो, कितनी वैकेंसी निकाली जाए, कितने पुलिस भरे जाए, हमारे राज्य में कितने पुलिस होंगे, ये राज्य के ऊपर होता है। लेकिन सैनिक, आर्मी, फोर्स, ये सभी जो हैं, जो देश के लिए जितने भी आर्मीज बने हुए हैं, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, ये सब राज्य के अंदर में नहीं आएगा, केंद्र के अंदर में आएगा। तो इस हिसाब से केंद्र और राज्यों में संविधान के अनुसार अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। और अगर अब बात करें कि संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब, तो संवैधानिक सर्वोच्चता संघीय ढांचा संविधान द्वारा स्थापित है और इसे केवल संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है। जो भी संविधान में है उसे मानना पड़ेगा। और कहीं पर भी मान लीजिए आज के समय में कुछ नियम लगाया गया, आगे चलकर आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद वो पुराना नियम हो गया, 100 साल पुराना नियम। तो ऐसे में केंद्र के पास ये शक्ति है कि उसे संविधान में परिवर्तित करके, वो भी परिवर्तित मतलब संशोधन करके, संविधान में परिवर्तित नहीं, संशोधित होता है, संशोधन करके बदला जा सकता है। दोस्ताना निर्णय का मतलब आप समझ लीजिए। पहले तो दोस्ताना निर्णय का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध संतुलित है। अगर कोई केंद्र है, अगर कोई राज्य है और केंद्र के बीच में अगर चीजें सब कुछ सही चल रही हैं, केंद्र के हिसाब से राज्य चल रहा है, राज्य के हिसाब से केंद्र चल रहा है, तो उसे दोस्ताना नियंत्रण कहते हैं। अब बात करते हैं द्विसदनीय विधायिका। इस बात को समझ लीजिए। द्विसदनीय विधायिका का मतलब संसद और राज्य विधानसभाओं के माध्यम से कानून बनते हैं। जो भी कानून बनेंगे, आप ऐसे एक बात यहाँ पर एक चीज समझिए, ये हमारा मान लीजिए भारत देश हो गया, ऐसे मैं समझाता हूँ, ये हमारा भारत देश हो गया, यहाँ पर केंद्र है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र हो गया, और यहाँ पर एक राज्य है, ऐसे समझिए ये राज्य हो गया। और अगर यहाँ पर कोई रूल बनाना है तो यहाँ पर होती है पूरे भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए है, ये जो केंद्र है पूरे भारत के लिए है। यहाँ पर होता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। उसी तरीके से यहाँ पर भी विधानसभा होता है ना। तो जब ये सभी मिलकर, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, ये सभी मिलकर जब कानून बनाते हैं तब जाकर पास होता है। संघीय न्यायपालिका का मतलब क्या है? संघीय न्यायपालिका का मतलब समझिए। संघीय न्यायपालिका का मतलब होता है विवादों से निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। हर राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय है, हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। लेकिन जब प्रयागराज में भी मामला नहीं निपटता है तो हमको उसको भेजना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत की संघीय व्यवस्था एक लचीली प्रणाली है जिसमें केंद्र का कुछ अधिक नियंत्रण है, पर राज्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे, पूरा आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। अथवा वाला प्रश्न कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं दो प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आप पहले इस बात को समझिए कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, और उसके बाद समझाइए कि प्रावधान के आधार पर स्पष्ट कर दीजिए कि आपने क्या बताया। तो पहले चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर है ना, देखिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित है। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष, देखिए दो चीजें, दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इसको विषय में पता नहीं है और आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखिए, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर दूंगा। तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित है और इसका अर्थ है कि सरकार किसी धर्म को मान्यता नहीं देती और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखती है। बात समझिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार मतलब जो देश है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देती है, बाध्य भी नहीं करती है कि तुम इस धर्म को मानो, इस धर्म से राज्य का, धर्म से संविधान का, देश का लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित है और कहता है कि सरकार जो है, ये जो सरकार बनी है, ये सरकार किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देगी
और सभी धर्म, जितने भी धर्म होंगे, सबके प्रति समान नजर रखेगी, समान दृष्टिकोण रखेगी। ये नहीं कि हिंदू है तो ऊपर, मुस्लिम है तो नीचे, सिख है तो ऊपर, ईसाई है तो नीचे, ऐसा कोई भी दृष्टिकोण सरकार नहीं रखेगी। यही धर्मनिरपेक्ष होता है। दो प्रमुख प्रावधान को आप समझिए। पहला है एक प्रावधान आपका यहां पर समझिए, एक प्रावधान है अनुच्छेद 25, दूसरा है अनुच्छेद 15। इन बातों को समझ लीजिए, आप गहराई में पहुंच जाएंगे। सभी नागरिकों को धर्म के स्वतंत्र अभ्यास और प्रचार का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 25 है, ये सभी नागरिकों को धर्म मानने के लिए बात नहीं करता, बल्कि आप स्वतंत्र हैं। आपको जिस भी धर्म को मानना है मानिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता संविधान को। आपको जिस धर्म का प्रचार करना है प्रचार करिए, जिस धर्म को मानना है मानिए। अनुच्छेद 25 यही करता है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिल गई है, धर्म की स्वतंत्रता। आप मंदिर बना सकते हैं, आप मस्जिद बना सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का। ये सभी अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ध्यान समझिए। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इन प्रावधानों के आधार पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है और राज्य धार्मिक मामलों से निष्पक्ष है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म हो, जाति हो और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ये अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर तुम उच्च जाति के हो, ऐसा समझिए बात को, मैं समझा रहा हूं कि अगर आपका धर्म कुछ और है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, उन दोनों में टकराव हो गया, तो यहां पर टकराव संविधान की वजह से नहीं होता, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यह कहा गया कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम पढ़ नहीं सकते, तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सिख हो इसलिए पढ़ नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। धर्म के खिलाफ, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, या तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो इसके आधार पर हो, या तुम मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर भेदभाव को रोका जाता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है? जो आर्थिक क्षेत्र है ना, उसका मतलब क्या है? ये प्रश्न अभी सेट नंबर फर्स्ट में भी था, तो ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आर्थिक क्षेत्र किसको कहते हैं? आर्थिक क्षेत्र उन गतिविधियों को कहते हैं जो उत्पादन, वितरण और सेवाओं से संबंधित होती है। क्या क्या उत्पादन हो रहा है, कैसे उत्पादन हो रहा है, कहाँ उत्पादन हो रहा है, क्या क्या वितरण हो रहा है, कैसे वितरण हो रहा है, कहाँ वितरण हो रहा है, क्या क्या सेवाएं हैं, कहाँ कहाँ सेवाएं हैं, कैसे कैसे सेवाएं हैं, ये सभी आर्थिक क्षेत्र को शो करता है, दिखाता है। तो इसको हम लोग 3 श्रेणियों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है ना। यहाँ पे लिखा गया है तृतीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां तक समझ में आया कि आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है। तो मतलब आप उसको समझ जाए, विशेषताएं समझ लीजिए। विशेषताएं तृतीय क्षेत्र की, यह सीधे उत्पादन में नहीं बल्कि सेवाओं में योगदान देता है। जैसे परिवहन हो गया, इसका कोई उत्पादन से लेना देना है नहीं। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार जैसी गतिविधियां आती हैं, यह रोजगार सृजन और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण है। इसकी मांग आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ बढ़ती रहती है। जैसे ही समाज का विकास होगा तो सेवाओं की मांग बढ़ेगी, परिवहन की मांग बढ़ेगी, बैंकिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, व्यापार चाहिए। आपके आर्थिक विकास होगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी तो परिवहन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए। बैंकिंग का मतलब पैसे की आदान प्रदान, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, व्यापार चाहिए। ये सारी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं उन जब आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सेवा क्षेत्र है वो रोजगार सृजन, रोजगार में बढ़ोतरी और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला प्रश्न देखिए। अथवा प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि आपको बस बताना है कि उपभोक्ता अधिकार होता क्या है। तो उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताओं को अपने हितों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिकार कानून के तहत मुख्य अधिकार है
सुरक्षित उत्पाद, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इन अधिकारों के माध्यम से उपभोक्ता ठगी, दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं से बच सकते हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं को न्याय दिलाता है बल्कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुधार को भी बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। तो भारत के चीनी उद्योग का वर्णन करना है। भारत के चीनी उद्योग का वर्णन। भारत में चीनी उद्योग मुख्यतः गन्ने पर आधारित है। यह उद्योग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और कर्नाटक में फैला है। भारत विश्व का प्रमुख चीनी उत्पादक देश है। इसमें कच्चा गन्ना संसाधन करके चीनी, गुड़ और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह गन्ना किसानों को रोजगार और आय प्रदान करता है। साथ ही चीनी उद्योग से अनेक अन्य सहायक उद्योगों का विकास भी होता है, जैसे भुना कारखाने और कागज उद्योग। 8वां वाला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। भारत में सड़क परिवहन का विकास। भारत में सड़क परिवहन देश के यातायात और आर्थिक विकास की रीढ़ है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग और ग्रामीण सड़कें इसे सुदृढ़ बनाती हैं। ये जो भारत में सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन के कारण सामान और लोगों का जो आवागमन है वो संभव हो गया है। योजना आयोग और विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों से सड़क नेटवर्क में विस्तार हुआ। आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, ग्रामीण सड़क विकास और शहरों में मल्टी लेवल रोड नेटवर्क के माध्यम से सड़क परिवहन अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन चुका है। यह उद्योगों, व्यापार और ग्रामीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका वर्णनात्मक प्रश्न, लॉन्ग वाला। अब हम बात करते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न। मानचित्र आपको मिलेगा, इसमें निश्चिंत रहिएगा। आपको मानचित्र मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और पूरा का पूरा सेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है A 9B 2 प्रश्न है और दोनों को देखिए, मैंने इसके पहले वाले सेट में एक में ही बता दिया था, लेकिन इस बार दोनों का देखिए, दोनों का अलग अलग मैप मैंने बना के रखा हुआ है। चलिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में इस तरीके का मार्क बनाना है। मैंने इस तरीके का मार्क बना दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके का मार्क बनाना है। तो इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप सही नाम रखते हैं तो आधा नंबर, अगर आप सही अंकन करते हैं तो आधा नंबर। मतलब सही नाम, जैसे पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप कहेंगे कि वह स्थान है मद्रास। वह स्थान क्या है? तो आप कहेंगे मद्रास। तो आप देखिए, इसका पा जाएंगे आधा नंबर। लेकिन अब इसी का जो आंसर है मानचित्र में आपने सही से दर्शा दिया। यहाँ पर ये इस तरीके से अगर आपने दर्शा दिया, लोकेशन सही बता दिया, तो इसका भी मिल जाएगा आधा नंबर और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न है वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो वो कौन सा जनपद है? दूसरे का आंसर हो जाएगा अमृतसर। कहां पर हुआ? अमृतसर। तो इसमें भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अमृतसर को दर्शा दीजिए मैप में। तो अमृतसर को मैप में दर्शाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था कलकत्ता। कोलकाता भी आप कह सकते हैं, कोलकाता या कोलकाता। ठीक है। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये आपको पता ही होगा, ये तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है। जहां पर मैंने देखिए इस तरीके का मार्क लगाया है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्क इस तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। या एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज कर ही देता हूं, नहीं तो आप लोगों का भरोसा नहीं, आप सोचेंगे सर ऐसे लगाए थे तो हम भी ऐसा ही यूज करेंगे। तो कोलकाता है, तो ये देखिए कोलकाता के लिए मैंने बता दिया, अमृतसर के लिए यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो वो कौन सा जनपद था? वो था गोरखपुर। कौन सा था? गोरखपुर। ठीक है।
तो गोरखपुर कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी में है। तो आप यहाँ पे कहेंगे ये यहाँ पे पड़ता है, तो ये रहा आपका गोरखपुर। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए, 14 नंबर हो गया। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो हुआ था चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। तो इसलिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। ये रहा आपका चंपारण, यहाँ पर है, चंपारण हो गया। ये 5वें का आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से मैप में आप अच्छे से टिक करेंगे, एरो लगाकर नाम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9th बी। ठीक है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब आपको जैसे जैसे ये कहेगा इमेज बनाकर, जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग बनाया है, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर इस तरीके का इमेज, यहाँ पर सर्कल बना दिया है, यहाँ पर सी लिखने के लिए कह रहा है। तो इसी तरीके से चित्र में दर्शाएंगे। पहला प्रश्न कह रहा है नेशनल कार्बेट पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित जो है बनाइए। ठीक है, तो जिम नेशनल कार्बेट पार्क यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने इसको इस तरीके से बना रखा है। तो ये आपका हो गया नेशनल कार्बेट पार्क। ठीक है, क्या हो गया? नेशनल कार्बेट पार्क। अगला क्या है? अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह इस त्रिभुज के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये रहा आपका बंदरगाह मुंबई। तो मैंने इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दिया। पश्चिमी पूछा था इसलिए मैंने पश्चिम में बनाया। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को इस तरीके से चिन्ह द्वारा बताइए। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो कहीं शिवालिक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए शिवालिक पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो बना हुआ है ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो ये रहा। आगे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, गुजरात की राजधानी को जो अहमदाबाद है उसको इस तरीके से बताइए। तो ये रहा आपका अहमदाबाद। यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको इस इमेज में बना दिया है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में प्रश्न क्या है कि भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा, सी के द्वारा बताइए। तो मैंने जो है कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र ले रखा है, जो कि मैंने देखिए यहाँ पे इसे बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें, सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। अगर आपको ये जो है सेट अच्छा लगा हो, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।